गिलास टूटने की एक छिनाकेदार आवाज और इसके बाद प्रिंस एरियल के मुकरू कह के सुनते ही सारे एकदम उछल पड़े, क्योंकि माइक्रोफोन ने भी अपना काम करना छोड़ दिया था और आवाज आनी बंद हो गई थी। और ये तो बहुत बुरा होने जा रहा है। इसका मतलब है कि उस खबीज प्रिंस एरियल ने वकास का असाबी निज़ाम मफलूज कर दिया है और अब वो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक खुदकश धमाके में इस्तेमाल करके दोहरा फायदा हासिल करने की घटिया कोशिश करेंगे। मास्टर खान दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए तलमला उठे और अब तो हमारा राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। बेचारे वकास पर क्या गुजर रही होगी। जुबैर भी रूहान सा हो गया। यानी हमारे पास कुल 24 घंटे हैं और हमें जो कुछ भी करना है इसी दौरान करना है। लिहाजा मेरे ख्याल में अब मजीद वक्त जाया किए बगैर हमें सबसे पहले इन ठिकानों को घेर लेना चाहिए। यकीनन वकास इन दोनों मराकज़ में से किसी एक में ही होगा। इमरान बातों में वक्त जाया किए बगैर फौरी अमल का कायल था। वो ये जुमला कहते हुए अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें पूरी कार्रवाई करनी होगी, मगर इस तरह नहीं जैसे तुम करने जा रहे हो। अच्छा ये बताओ कि पहले कौन से मरकज पर हमला करोगे? शुएब ने इमरान को समझाते हुए अचानक सवाल पूछ डाला। भला ये क्या बात हुई? दोनों मराकज PK7 और PK8 में से किसी भी एक का इंतखाब कर लीजिए और काम का आगाज कीजिए। इमरान जवाब देते देते गड़बड़ाने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि सवाल जितना ही आसान है जवाब उतना ही मुश्किल है। मेरे भाई, अगर बिलफर्ज तुमने PK7 पर हमला किया और वहां वकास ना हुआ तो क्या PK8 वाले से फौरन दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर देंगे? शुएब की दूर अंदेशी इमरान की समझ में आ चुकी थी और वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इमरान को बैठता देखकर मास्टर खान भी मुस्कुरा उठे। वो शुएब की जहानत के मुअतरफ थे। हमें एक मरतबा फिर सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना होगा। जरा सी गलती हमें बड़ा नुकसान से दो चार कर सकती है, क्योंकि इस वक्त हम एक खतरनाक मोड़ पर हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें दो दो अफराद के ग्रुप में तकसीम होकर बैक वक्त दोनों मराकज पर हमला करना चाहिए। इस तरह हम कामयाबी से ज्यादा करीब होंगे। शुएब ने अपनी राय पेश करते हुए कहा तो साकिब बोला, मेरी चिट्ठी इस कह रही है कि दुश्मन हमारे मुकाबले में कामयाबी से ज्यादा करीब है, क्योंकि मुझे ना सिर्फ ये जगह खतरे में गिरी हुई महसूस हो रही है, बल्कि यूं लग रहा है कि दुश्मन हमारे बहुत नजदीक आ चुका है। हमें फौरन ही ये जगह छोड़ देनी चाहिए। आखिरी अल्फाज कहते कहते साकिब अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और इसके साथ ही सारे अफराद भी गड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। सर, क्या हम इसी कानूदगी के आलम में वकास से उनके राज नहीं गुलवा सकते? वकास की तरफ से अहकामात की फौरी तामील देखते हुए कमांडर गरेन शरोफ के जहन में नया आइडिया आया था। नहीं, अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि असाबी निज़ाम मुतासिर होने से दिमाग पर भी इसके ज़रात मुरतब होते हैं। लिहाजा हम इस तरह के इंसान से जिस्मानी काम तो ले सकते हैं, मगर दिमागी काम लेना बहुत मुश्किल होता है। प्रिंस एरियल ने वजाहत करते हुए कहा तो गरेन शरोफ बोला, सर, कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है, हो सकता है कोई अहम खबर मालूम हो जाए। ये कहते हुए गरेन शरोफ ने वकास से पूछा, वकास, तुम्हारे साथियों की तादाद कितनी है? 4। वकास का दिमाग चलना शुरू हो चुका था, मगर जवाब थोड़े तवक्कुफ के बाद आया था। गरेन शरोफ और प्रिंस एरियल मुस्बत जवाब आने पर एकदम मुस्कुरा उठे। उनके नाम क्या हैं? गरेन शरोफ को कुछ उम्मीद हो चली थी। शुएब, साकिब, इमरान और जुबैर। वकास की गैर मामूली यादाश्त अब खुद गुरेला फाइटर्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। वेल डन माई बॉय। अच्छा, तुम्हारा सरबराह कौन है? तीसरा सवाल पूछा गया, लेकिन ये सवाल प्रिंस एरियल ने किया था। मास्टर खान। वकास बुत बना खड़ा बेबसी के आलम में दुश्मन के सवालात के जवाबात देता जा रहा था। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रिंस एरियल ने जल्दी से पूछा। T672 स्ट्रीट नंबर 8 क्लिफ्टन। इतने हाई पावर इंजेक्शन के बावजूद वकास का हाफजा अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहा था, लेकिन यह सारी गुफ्तगू गुरेला फाइटर्स के इमरान की पहुंच से दूर थी, क्योंकि उनका खुफिया माइक्रोफोन सिस्टम खराब हो चुका था। सरप्राइज, ये तो कमाल ही हो गया। मिस्टर ग्रेन, तुम फौरन ही एक दस्ता तैयार करो और आधे घंटे के अंदर अंदर इनका हेडक्वार्टर उड़ा दो। मुझे यकीन है कि वो इस वक्त वहीं होंगे, और याद रहे कि इनमें से कोई बचकर न जाने पाए। कमांडर ग्रेन शरोफ यस सर कहता हुआ दौड़ पड़ा। वो खुद भी गुरेला फाइटर्स से आजिज आ चुका था और हर कीमत पर हिसाब बेबाक करना चाहता था। गुज़श्ता रोज दारुल हुकूमत में होने वाले धमाके की तहकीकात के दौरान एक रिकॉर्ड शुदा पैगाम हुक्काम को मिला है, जिसमें हमलावरों ने धमकी दी है कि अगर मुल्क भर में होने वाले बम धमाकों का सिलसिला ना रुका तो हम मज़कूरा सिक्योरिटी एजेंसी के मुल्क भर में कायम दफातर उड़ा देंगे। टेलीविजन पर खबरें नशर हो रही थी और प्रिंस एरियल के कान खड़े हो चुके थे, क्योंकि गुरेला फाइटर्स का रिकॉर्ड शुदा पैगाम हुक्काम के हाथ लग चुका था और अब पूरी दुनिया में नशर हो चुका था, जिसमें वाज़े और दो टोक अंदाज में जी वर्ल्ड वाइड को धमकी दी गई थी। प्रिंस एरियल ने उसी वक्त ब्लॉक PK7 से वकास की मुंतकिली का फैसला किया और अमरीकी सफीर की खदमात हासिल करते हुए वकास को फौरन वहां मुंतकिल करने लगे। इसी दौरान कमांडर गरेन शरोफ अपनी खुसूसी टीम के हमरा वापस अपने मरकज ब्लॉक PK7 पहुंच चुका था। वो अब प्रिंस एरियल को पूरी कारगुजारी सुना रहा था। सर, जब हम वहां पहुंचे तो चारों मास्टर खान के साथ घर के अंदर दाखिल हो रहे थे, लिहाजा हमने चंद मिनटों में कार्रवाई मुकम्मल की और सेकंडों में पूरे घर को चारों तरफ से आग लगा दी, और हमारे एजेंट की इत्तला के मुताबिक कोई भी अब तक घर से बाहर नहीं निकल सका। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अब वकास को कहीं और मुंतकिल करने की कोई खास जरूरत नहीं है।
फिर भी एहतियात लाजमी है, क्योंकि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। प्रिंस एरियल ने यह कहते हुए कमांडर ग्रेन शेरोफ के कंधे तक दबाए और वकास को लेकर बाहर निकल गया। साकिब मियाँ, बाहर तो बिल्कुल अमन है और बज़ाहिर तो ऐसी कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही, लिहाजा मेरा ख्याल है कि हम अपनी मीटिंग मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। अलबत्ता हिफाजत के पेश नजर चौकीदार को अलर्ट कर देते हैं। 10-15 मिनट बाहर के हालात का जायजा लेने के बाद जैसे ही उन्होंने दोबारा मीटिंग का आगाज किया, जुबैर बोला, सर पेट्रोल की बू महसूस हो रही है, लगता है बाहर कुछ मसला है। ये कहते ही शुएब बिजली की तेजी से उठा और बाहर झांक कर देखा तो चौकीदार गायब था और स्याह कपड़ों में मलबूस 8-10 अफराद हरकत करते दिखाई दे रहे थे। जल्दी करो, हम इस वक्त दुश्मन के नरगे में हैं। वो लोग चंद मिनटों में इस बंगले को आग लगा देंगे, हमें फौरन बाहर निकलना होगा। शुएब जल्दी से सबको उठाते हुए बोला तो सारे ऐसे उछल पड़े जैसे उनके नीचे स्प्रिंग लग गए हों। तुम लोग जल्दी से मेरे साथ आओ, पीछे पतली गली से खुफिया रास्ता है, शायद हम वहां से बाहर निकल सकेंगे। मास्टर खान को हालात की नजाकत का सही अंदाजा नहीं था, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से घेरा डाल चुका था। ऐसे में इमरान बोला, सर बंगले की छत से दूसरे मकान में दाखिल होना ज्यादा मुश्किल नहीं, मेरे ख्याल में ये महफूज रास्ता होगा और दुश्मन हमें देख भी ना सकेगा। मास्टर, मेरे ख्याल में इमरान की राय बेहतर है और अब ज्यादा ताखीर मुनासिब नहीं। शुएब ये कहते हुए छत की तरफ दौड़ पड़ा और चंद लम्हों बाद सब छत से छत पर मुंतकिल होते हुए दूर आ गए और इसी दौरान दुश्मन इनके हेडक्वार्टर को आग लगाकर फरार हो चुका था। दुश्मन का डाला हुआ महलूल और केमिकल इतना खतरनाक था कि कुछ ही देर में पूरा मकान आग के शोलों में गिर चुका था और पड़ोस के मकीन भी अपने मकानात छोड़कर बाहर निकल आए थे। मास्टर खान और गुरिल्ला फाइटर्स के मेंबरान अपने साजो सामान के साथ एक मर्तबा फिर अपने एक हमदर्द शहबाज अली के घर दोपहर के खाने के बाद आइंदा की हिकमत अमली तय कर रहे थे। हम ठीक 3 बजे अपने ऑपरेशन का आगाज करेंगे। मेरे साथ इमरान होगा और हमारा हदफ इनका मरकज पी के सैमन होगा, जबकि साकिब और जुबैर मिलकर इनके दूसरे मराकज पी के 8 को निशाना बनाएंगे। याद रहे, फिलहाल हमारा टारगेट वकास की बाजियाबी है, लिहाजा अगर वकास हमें मिल जाता है तो हम फौरन ना सिर्फ एक दूसरे को मुतला करेंगे बल्कि वापस अपने इसी ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी अफरादी कुव्वत बहुत कम है और वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है। लिहाजा कोशिश की जाए कि दुश्मन से मुठभेड़ कम से कम हो। शुएब ने एक ऐसी प्लानिंग तरतीब दी थी जिसमें इन चारों की जानों को इंतहाई खतरात लाहिक थे, क्योंकि सिर्फ 2 अफराद का बैन अल-अक़वामी बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी के ब्लॉक पर हमला करना यकीनन जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ था। शुएब की बात खत्म होते ही मास्टर खान गोया हुए, मेरे पास इससे बेहतर तजवीज़ है, जिससे उम्मीद है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। वो क्या तजवीज़ है मास्टर? जुबैर बोला, मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन पर वकास की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवानी चाहिए और फिर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी के साथ इनके दोनों मराकज पर छापा मारना चाहिए। इस तरह हम भी दोहरा फायदा हासिल कर सकेंगे, यानी वकास की बाजियाबी और दुश्मन के मराकज से पुलिस और रेंजर्स की आगाही। मास्टर खान की राय वाकई बहुत जानदार थी, इसीलिए सबसे पहले शुएब ने इसकी तायद की और फिर सब मुत्तफिक हो गए। मास्टर खान FIR दर्ज करवाने से लेकर छापा मार कार्रवाई तक साथ साथ रहे, लेकिन दोनों मुकामात से ना वकास बाजियाब हो सका और ना ही कोई असलहा वगैरह दरियाफ्त हो सका, जिससे उन्हें मालूम हुआ कि दुश्मन ने पहले से ये हिकमत अमली तय कर रखी थी कि अपने आप को इंतहाई हद तक खुफिया रखा जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम इन पर चढ़ाई न कर दे। यूं एक मरतबा फिर वो मास्टर खान के दोस्त शहबाज अली के घर रात के खाने पर मौजूद थे। अब हमारे पास सिर्फ कल का दिन है, जो इंतहाई हसास मगर इंतहाई अहम दिन है, जिसमें हमें ना सिर्फ वकास की जान बचानी है बल्कि पाकिस्तानी अवाम की जान और मुल्की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ भी दरपेश है। लिहाजा हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। मास्टर खान के चेहरे पर वही इत्मीनान मौजूद था जो हमेशा उनके चेहरे की जीनत बना रहता था, और इसकी वजह यह थी कि उनका अपने रब पर यकीन बहुत पुख्ता था। रात के खाने के बाद अब वो शहर के मरकजी बाजार का नक्शा फैलाकर बाकायदा मनसूबाबंदी कर रहे थे। दुश्मन के प्लान के मुताबिक शहर का मरकजी बाजार इनका हदफ है, जिसमें मरकजी चौक पर सबसे ज्यादा आवाम का हजूम होता है और दूसरे नंबर पर बाजार का मरकजी दरवाजा भी मसरूफ तरीन जगह है। लिहाजा जिम्मेदारियों की तरतीब के मुताबिक कल सुबह 10 बजे सब अपनी अपनी पोजीशन कुछ इस तरह संभालेंगे कि बाजार की तरफ जाने वाली सड़क पर साकिब और बाहर जाने वाली सड़क पर मैं निगरानी करूंगा। इसी तरह शहर के मरकजी चौक पर इमरान और बाजार के मरकजी दरवाजे पर जुबैर कंट्रोल संभालेगा, जबकि मास्टर खान हम चारों पर ना सिर्फ नजर रखेंगे बल्कि कोई अहम इतला मिलते ही हमें आगाह करेंगे, जबकि बाजार से बाहर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी तैयार रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। शुएब ने नक्शे की मदद से साथियों को तफसीली प्लानिंग समझाते हुए कहा, शुएब भाई, इस प्लानिंग में धमाके का वक्त वाज़ेह नहीं है। जुबैर ने तवज्जो दिलाई, बिल्कुल धमाके का हतमी वक्त हमें मालूम नहीं है, लेकिन दुश्मन की पिछली प्लानिंग अगर आपको याद हो तो उसमें दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया था और अमूमन इस वक्त रश बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा हम सुबह 10 बजे से ड्यूटी संभालेंगे और जब तक मतलूबा हदफ हासिल नहीं होता हम किसी सूरत जगह नहीं छोड़ेंगे। अलबत्ता 1 बजे से 3 बजे के दौरान इंतहाई मुहतात और चौकन्ना रहने की जरूरत होगी। देखो, तुम लोग जो मेरे साथ कर रहे हो वो मुनासिब नहीं है। दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं।
आलमी सिक्योरिटी एजेंसी होते हुए तुम लोगों को ये हरकतें जेब नहीं देती। सुबह 11 बजे जब 2 एजेंट वकास के कमरे में उसे इंजेक्शन लगाने आए तो वो उन पर गुस्से में बरस पड़ा। वो इंजेक्शन लगवाने पर कतई तैयार नहीं था। एक बंधा हुआ इंसान कितनी जिद्दोजहद करता, बिल आखिर वो इनकी गिरफ्त में आ गया। मैं मुजाहिद हूँ, हाँ मैं मुजाहिद हूँ। मैं सीने पर गोली खाकर शहीद होना चाहता हूँ। मुझे इंजेक्शन लगाकर बेबसी की मौत मत मारो। वकास की बेबसी के आलम में सिसकियां निकलती। वो सुबह फजर से अपने रब को याद कर रहा था, दुआएं मांग रहा था, और फिर जैसे ही सिरिंज उसके बाजू में उतरी यकदम उस पर गनुदगी के आसार नुमाया होने शुरू हो गए। इस आलम में भी वो अपने रब को याद कर रहा था। वकास पर पे दर पे आजमाइशें आ रही थी मगर उसकी जुबान पर मुसलसल अपने रब की हम्दो सना जारी थी। शुएब भाई, मैं और इमरान अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। बाजार के मरकजी दरवाजे पर पोजीशन संभालते हुए ज़ुबैर ने अपनी और इमरान की इत्तला शुएब को देते हुए कहा, ओके, साकिब और मैं भी अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं और तुम दोनों हमें बिल्कुल वाज़े नजर आ रहे हो। राब्ते में रहना, ओवर। शुएब ने भी माइक्रोफोन पर ज़ुबैर और इमरान को अपनी मौजूदगी की इत्तला फ्राहम की। 10 बजे से खड़े खड़े अब दोपहर के 1:15 बज चुके थे और अब तक कोई ठोस खबर नहीं मिल सकी थी। बिल आखिर 1:20 पर साकिब ने इतला दी कि स्याह शीशों वाली डबल कैबिन गाड़ी करीब आकर खड़ी हो चुकी है, जिसके पिछले हिस्से में 3 अफराद काले चश्मे लगाए बैठे हैं और तीनों मुकामी अफराद लगते हैं। अलबत्ता गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद नजर नहीं आ रहे और गालिब गुमान यही है कि इसी गाड़ी में वकास भी मौजूद है। साकिब के पैगाम को बैक वक्त सारे मेंबरान और मास्टर खान भी सुन रहे थे और अब सबकी नजरें साकिब की तरफ थी, जहां स्याह कलर की डबल कैबिन गाड़ी भी वाज़े नजर आ रही थी और साकिब अनजान बना किसी ठेले वाले से जूता खरीदने के लिए बाऊ ताऊ कर रहा था। इसी दौरान अचानक पिछला दरवाजा खुला और इसमें से एक आदमी नीचे उतराया, लेकिन इसी लम्हे साकिब की नजर वकास पर पड़ चुकी थी, जो पिछली सीट पर खामोशी से बैठा हुआ था। साकिब स्पीकिंग, गाड़ी की पिछली सीट पर वकास को देखा जा चुका है, हाई अलर्ट, ओके। साकिब की आवाज जैसे ही सबके कानों तक पहुंची सभी यकदम चौकन्ने हो गए, क्योंकि अब किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो चुका था, जबकि गुरिल्ला फाइटर्स पर जिंदगी में इतना कड़ा वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। दरवाजा एक मरतबा फिर खुला और इस मरतबा गाड़ी से वकास बरामद हुआ था। उसने नीले रंग की डीली डाली जैकेट पहन रखी थी और अब वो गाड़ी से उतरकर मरकजी चौक की तरफ जा रहा था। वो बिल्कुल अकेला था और बगैर किसी सहारे के चढ़ रहा था। यूं महसूस होता था कि जैसे कोई अनदेखी कुव्वत उसे अपनी जानब खींच रही है। साकिब ने ठीला छोड़ा और अब वो भी वकास के आगे पीछे चलने वाले हुजूम में शामिल होकर वकास के करीब आता जा रहा था। वकास को रुकने और चलने की सारी हदायत गाड़ी में बैठे अपराध की तरफ से माइक्रोफोन पर मिल रही थी और वह खरामा खरामा मरकजी चौक की जानब बढ़ रहा था। 1:40 हो चुके थे। साकिब गैर महसूस अंदाज में वकास के बिल्कुल करीब आ चुका था, जबकि इमरान और ज़ुबैर भी वकास के बहुत नजदीक आ चुके थे। साकिब को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मौत के पहलू में चल रहा हो, क्योंकि किसी भी वक्त धमाका हो सकता था। और इसके बाद अचानक उसे शुएब का पैगाम वसूल हुआ, साकिब, तुम और ज़ुबैर वकास से टकराव कर उसे नीचे गिराओगे और फौरी तौर पर बम को अंदर पहनी हुई छोटी सी जैकेट से अलहदा करके अपने अक्ल में मौजूद इमरान के हवाले करोगे, जिसे वो नाकारा बनाएगा। और इसी दौरान तुम दोनों वकास को उठाकर गाड़ी तक लाओगे। वो बेइंतहा मज़ाहमत करेगा मगर उसे किसी भी सूरत नहीं छोड़ना, वरना काम बिगड़ जाएगा। हमारे पास अब कुल 12 मिनट हैं। वक्त का ख्याल रखना, ठीक 2 बजे बम ब्लास्ट हो सकता है। 1 2 3 रेडी। शुएब के रेडी कहते ही सामने से आता हुआ ज़ुबैर वकास से टकरा गया और बकिया गिरने की कसर साकिब ने नीचे से टांग मारकर पूरी कर दी। वकास जमीन पर गिर चुका था और अब राह चलते लोग वकास के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो चुके थे। साकिब ने फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए जैसे ही वकास की लंबी नीली जैकेट की जिप खोली, अंदर ग्रीन कलर की छोटी सी जैकेट के साथ मुंसलिक टाइम बम झांक रहा था। वकास की मज़ाहमत जारी थी, जिसके जवाब में ज़ुबैर वकास के हाथ पांव पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। इसी असना में साकिब ने बम खींचकर जैकेट से अलहदा कर दिया और अपने पीछे मौजूद इमरान की तरफ बढ़ा दिया और वकास को उठाकर दोनों गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। इमरान ने बम को हाथ में लेते ही सबसे पहले वक्त देखा तो वहां 1:53 के हिंसे जगमगा रहे थे, यानी बम ब्लास्ट होने में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। उसने एक नजर बम को देखा। वो कोई मामूली बम न था, बल्कि हर तरफ से मजबूत जकड़ा हुआ बम था, जिसे छोटे मोटे औजार या हाथ से नकारा बनाना बिल्कुल नाकाम था। इमरान को पिछले साल फलस्तीन के इलाके बिन गोरियन में टाइम बम वाला वाकया याद आ गया, जिसे नाकारा बनाने में नाकामी पर उसने इस्राएली फौजियों की तरफ रुमाल की मदद से फेंका था। इसी दौरान उसने फौरन एक फैसला किया और दुश्मन की स्याह कलर डबल कैबिन गाड़ी की तरफ नजरें गाड़ दी, जो वकास की तरफ मुतवज्जा थे और ये गुमान कर रहे थे कि बम वकास से मुंसलिक है और अब तबाही फैलने को है। वो इमरान की तरफ से बेपरवाह थे। इसी लम्हे का फायदा इमरान ने उठाया और तेजी से दुश्मन की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो 40 कदम के फासले पर ही था कि दुश्मन के सारे एजेंट जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने लगे। वो धमाके से पहले फरार होना चाहते थे। इमरान तेजी से करीब आया तो गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी थी। इमरान ने टाइमर में लगा वक्त देखा तो वहां चंद सेकंड बाकी थे और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। शुएब, ज़ुबैर, साकिब और मास्टर खान वकास को गाड़ी में लटाकर अब इमरान की तरफ देख रहे थे, जो दुश्मन की गाड़ी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था।
इमरान बम फेंक दो, वक्त खत्म हो चुका है। इमरान ने एक मरतबा के टाइमर की तरफ देखा तो वहां 6 सेकंड बाकी थे। उसने 2 सेकंड और इंतजार किया और फिर बम गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ उछाल दिया। गाड़ी के पिछले हिस्से में मौजूद अफराद इस अचानक आफत से बुखला उठे, मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होते हुए फुटपाथ से रगड़ती चली गई। कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ ही इमरान को अपने चेहरे पर झुलसा देने वाली तप्श महसूस हुई और यकायक भगदड़ मच गई। बम फेंकने से पहले वो कलमा पढ़ चुका था क्योंकि उसे अपने बचने की कोई खास उम्मीद न थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ना सिर्फ वो महफूज रहा था बल्कि अब अवाम की अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो बाजार से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ दौड़ रहा था जहां शुएब ने गाड़ी तैयार रखी हुई थी। और फिर जैसे ही उसने उछलकर गाड़ी के पायदान पर कदम रखा, शुएब ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी और एक्सीलेटर पर पांव बढ़ाते ही गाड़ी हवा से बातें करने लगी। इमरान, तुम ठीक तो हो ना? इमरान को निडाल होते देखकर जुबैर ने फौरन उसका हाथ थामकर सहलाते हुए कहा, ओ मेरे खुदा, इसके कंधे पर तो काफी बड़ा जख्म है। इमरान के सामने की तरफ बैठे साकिब की नजर जैसे ही उसके कंधे की तरफ गई, वहां से बहता हुआ खून उसकी कमीज को तेजी से रंगीन कर रहा था। वो अचानक चीख पड़ा और इमरान अपने जख्म से कतई बेपरवाह आंखें मूंदे पड़ा था, क्योंकि मौजज़ाती तौर पर जान बच जाने के बाद अब बड़े से बड़े जख्म की भी क्या हैसियत थी। और वैसे भी वो कामयाब लौटा था और कामयाबी हासिल करने के बाद तकलीफ का एहसास खत्म हो जाता है, जबकि नाकामी के बाद छोटा सा जख्म भी बड़ी तकलीफ देता है। और कुछ ही देर बाद वो कामयाबी से सरशार शहबाज अंकल के घर पहुंच चुके थे।